नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। राफेल भारत आ गया है, लेकिन एक सवाल, क्या राफेल के बहाने देश से झूठ बोला जा रहा है? क्या देश से यह झूठ बोला जा रहा है कि राफेल आने के बाद भारत को चीन की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, हम चीन को बुरी तरीके से पछाड़ देंगे? क्या वाकई में यह सच है? और क्या इस सच के पीछे जो बताने की कोशिश की जा रही है कुछ और मकसद है? इस पर आज करेंगे बातचीत, लेकिन उसके पहले एक अपील। हमारी अपील आपसे यह है कि सत्यहिंदी.com को आपका सहयोग बहुत मिल रहा है और इसकी वजह से हमें सच कहने की हिम्मत बढ़ती जा रही है। हमें आपके सहयोग की, हमें आपके आर्थिक मदद की बहुत 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 जरूरत है और इसके लिए हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में सच कहना बहुत मुश्किल हो गया है। ईमानदार पत्रकारिता करना और भी मुश्किल है ऐसे समय में, जबकि आप देख रहे हैं किस तरीके से गोदी मीडिया है, सरकारी मीडिया है, कॉरपोरेट मीडिया है और कोई भी सच कहने से बचता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, सत्य हिंदी जो अभियान है, सदस्यता अभियान, उससे जुड़िए और हमें आर्थिक सहयोग करें। हमें बहुत बहुत मदद मिलेगी सच कहने की और इसके लिए हम आपके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और अब आज के विषय पर आते हैं। ये सच है कि भारत की एयरफोर्स, भारत की सीमा में, भारत की सेना में 5 राफेल विमान अब आके जुड़ गए हैं, जिनमें से 3 सिंगल सीटर्स हैं, 2 डबल सीटर्स हैं। इन राफेल्स के भारत आने पर जिस तरीके से मीडिया में जो तस्वीर पेश की गई है, उस तस्वीर से एक सवाल खड़ा होता है। क्या राफेल जो लड़ाकू विमान है, उसके भारत की सेना में जुड़ने के बाद से भारत चीन को बुरी तरीके से परास्त कर देगा? क्या भारत को चीन से किसी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है? और क्या राफेल आने के बाद चीन दुम दबाकर भाग खड़ा हो रहा है? क्या पाकिस्तान थर-थर कांपने लगा है? और क्या चीन और पाकिस्तान दोनों भी अगर मिल जाएं तो भी भारत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं? लेकिन अगर आपने भारत के कुछ राष्ट्रवादी टीवी चैनल्स देखे होंगे तो उससे आपके मन में यही तस्वीर उभरेगी। तस्वीर ये, क्या भारत को किसी से डरने की जरूरत नहीं है? अब वो चीन को तो कभी भी परास्त कर सकता है, चीन को तो घर में घुस के मार सकता है, जैसे हमने पाकिस्तान को चुनाव के पहले घुस के मारा था। और अगर पाकिस्तान चीन दोनों मिल जाएं तो भी भारत का कुछ नहीं कर सकते हैं। कहा जा रहा है गेम चेंजर। हकीकत क्या है? यह हकीकत देश को बताने की बहुत बहुत सख्त जरूरत है और मुझे लगता है कि असली राष्ट्रवाद यह कहने में नहीं है कि राफेल आने के बाद भारत चीन के दांत खट्टे कर देगा, भारत चीन को घर में घुस के मार देगा, सीमा पर अब चीन घुसने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। बल्कि हकीकत यह है, असली राष्ट्रवाद यह है कि हम देश को बताएं कि राफेल आने के बाद भी भारत की स्थिति वो नहीं है जो दरअसल इस वक्त बताई जा रही है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि राफेल के आने के बाद क्या कुछ बदलाव हो सकता है या दिख सकता है। पहली चीज, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राफेल के जो 5 विमान आए हैं, और राफेल एक विमान के तौर पर, एक लड़ाकू विमान के तौर पर, निश्चित तौर पर आज की तारीख में चीन के पास इससे बेहतर विमान नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं। ये सच्चाई को स्वीकार करने में हमें कोई एतराज नहीं है और हमें इस पर गर्व है। राफेल भारत आया है, भारत की सेना में जुड़ा हुआ है, इससे भारत की एयरफोर्स को, भारत की सेना को मजबूती मिली है। राफेल के बारे में कहा जाता है कि ये वो विमान है जिसने सीरिया में, अफगानिस्तान में, लीबिया में, इराक में, तमाम इलाकों में अपनी जो इफेक्टिवनेस है, अपनी जो मारक क्षमता है, उसका प्रदर्शन किया है और इसने दुश्मन के दिलों के अंदर दहशत पैदा की है। इसके मुकाबले चीन के पास J-20 विमान है। J-20 विमान कहा जाता है कि चीन ने खुद उसको बनाया है, मजबूत विमान है, लेकिन एक पीढ़ी राफेल से कमजोर दिखता है। ये सच्चाई है और इसीलिए शायद ये कहा जा रहा है कि राफेल के आने के बाद भारत की एयरफोर्स की मारक क्षमता बहुत बढ़ गई है। ये कहा जा रहा है कि राफेल
कि मनूरेबिलिटी ज़्यादा है। राफेल सारे मौसम में ज़्यादा अच्छा काम करता है। राफेल J-20 की तुलना में छोटा है। इसमें ज़्यादा हैवी विध्वंसक पदार्थ लगा के फेंका जा सकता है और साथ ही साथ इसका जो अनुभव है वो बहुत अच्छा है, जैसे मैंने आपको कहा लीबिया, सीरिया तमाम इलाकों में। तो इस मायने में राफेल ने भारत को एक एज दिया है एयर कॉम्बैट में चाइना के ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और एक राष्ट्र होने के नाते हमें किसी कंफ्यूजन में कभी भी नहीं रहना चाहिए। हम चीन और भारत की जो सैनिक क्षमता है उसकी तुलना करेंगे और तुलना करके आपके सामने बिल्कुल साफ तस्वीर पेश करेंगे। लेकिन उसके पहले दो स्टडी आपको बता देते हैं, और ये दो स्टडी है विदेश की स्टडी, भारत की स्टडी नहीं है, और उसी के आधार पर बहुत सारे लोग एक अलग तरीके की तस्वीर बुनने की कोशिश कर रहे हैं। एक तस्वीर है बेलफार सेंटर एट द हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट इन बॉस्टन, जिसको कहते हैं बेलफार की स्टडी। दूसरी स्टडी है सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी इन वाशिंगटन। एक को बेलफार स्टडी बोलते हैं, दूसरे को CNAS स्टडी बोलते हैं। इन दोनों ने भारत और चीन की जो सैनिक क्षमता है इसका एक आकलन किया है और आकलन करके ये बताने की कोशिश की है कि जो हिमालय का क्षेत्र है, जो पहाड़ी इलाका है जहां पे इस वक्त लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने है, दरअसल वहां पे भारत की जो सैनिक क्षमता है वो चीन के ऊपर 20 पड़ती है। जी हाँ, ये भारत की स्टडी नहीं है, ये बेलफार सेंटर की स्टडी है जो हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ऑफ बॉस्टन की है। दूसरी सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी इन वाशिंगटन की है, ये अमेरिका की एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। और बेलफार स्टडी और CNAS दोनों ने ये अपनी स्टडी में कहा है कि हिमालय के क्षेत्र में जहां इस वक्त भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हैं, जहां तनाव है, वहां भारत चीन के ऊपर 20 पड़ सकता है। और इसके लिए उन्होंने तुलना की है। उन्होंने कहा कि भारत के पास अब तो राफेल आ गया, लेकिन जब ये स्टडी हुई थी तब राफेल भारत के पास नहीं था। उन्होंने कहा भारत के पास मिराज है, मिग है, सुखोई है, और इसकी मारक क्षमता जो है वो चीन के J-10, J-11, Su-27 जो लड़ाकू विमान है वो उनसे बेहतर है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने अपनी सीमा के इस तरह पहाड़ी इलाकों में, हिमालय के क्षेत्र में अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेस है, वो चीन की तुलना में ज़्यादा बेहतर तरीके से बना रखा है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि एक अनुभव, उनका कहना है कि भारतीय सैनिकों का जो अनुभव है पहाड़ी इलाकों में, वो और युद्ध का जो अनुभव है वो चीन के सैनिकों की तुलना में बेहतर है। उन्होंने कश्मीर का उदाहरण दिया। कश्मीर में भारत लगातार लिमिटेड वॉर और लो इंटेंसिटी वॉर को लगातार फेस कर रहा है, चीन के पास ऐसी स्थिति नहीं है। फिर हम पाकिस्तान से लगातार हम लड़ाई लड़ते रहे हैं। हमने चाइना से तो 62 में लड़ाई लड़ी थी, 65 में लड़ाई लड़ी, 71 में हमने लड़ाई लड़ी, उसके बाद करगिल की लड़ाई हमने देखी है, और हाल के दिनों में लगातार भारत और पाकिस्तान की सेनाओं में प्रॉक्सी तरीके से वॉर लगातार होती रही है। एक दूसरे के ऊपर हमने हमले किए हैं। बालाकोट का मामला बहुत हाल का मामला है। तो उनका कहना है कि अनुभव में भी भारत की जो क्षमता है वो चीन से बेहतर है। और उनका कहना है कि इन तीनों काउंट पे अगर हम देखते हैं तो भारत हिमालय के क्षेत्र में, लद्दाख के क्षेत्र में वो चीन से बेहतर साबित होता है। ये तो सच्चाई है, लेकिन हिमालय के क्षेत्र में बेहतर साबित होने का मतलब ये नहीं है कि रक्षा मामलों में, सैन्य क्षमता के मामलों में भारत चीन पर 20 साबित होता है। क्योंकि लड़ाई सिर्फ हिमालय में अगर होगी तो बात सिर्फ हिमालय में नहीं होगी, ये दूसरे इलाकों में भी होगी। पाकिस्तान भी चीन के साथ आके जुड़ेगा। तो इसलिए इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए, एक कि राफेल आ गया है इसलिए भारत चीन को घर में घुस के मार देगा। दूसरा बेलफार स्टडी है और CNAS की स्टडी है जो भारत को हिमालय के क्षेत्र में 20 बताते हैं। उसके आधार पर हम कोई निष्कर्ष निकाल लें कि भारत जो है वो चीन पर 20 पड़ेगा या भारत चीन को में घुस के मार देगा, जैसे उसने पाकिस्तान के मसले पर किया था बालाकोट में, तो मुझे लगता है वो थोड़ी सी गलतफहमी होगी। दोनों सेनाओं की तुलना करने के पहले मैं भारत के दो पूर्व रिटायर्ड एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स की बातें बताना चाहता हूँ। एक है
एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर, जिन्होंने कहा है कि राफेल को लेकर जितनी बातें की जा रही हैं वो ओवर हाइप्ड है। पहली बात कहा है कि हमारी जितनी जरूरत है दरअसल उतनी जरूरत ये पूरी नहीं करता है। दूसरे जो सज्जन है उनका नाम है एयर मार्शल प्रणब कुमार बारबोरा। प्रणब कुमार बारबोरा ने जगुआर को भारत की एयरफोर्स में इंटीग्रेट करने का काम किया था। उनका कहना यह है कि राफेल भारत में आ गया ये अच्छी बात है, लेकिन इमीडिएटली ये भारत एयरफोर्स में इंटीग्रेट नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्रेनिंग की जरूरत होती है। दूसरा, भारतीय कंडीशंस में इसकी मनूवरेबिलिटी को देखने की जरूरत होती है। तीसरा, पूरी एक फ्लीट को इससे एक्विंटेंस कराया जाता है, एयर बेस्ड चीजें देखी जाती है। तो उनका कहना है कम से कम राफेल का एक स्क्वाड्रन बनाने में हमको 2 साल कम से कम लगेंगे। और ये मत भूलिए, अभी भारत के पास सिर्फ 5 आए हैं। एक स्क्वाड्रन बनाने में कम से कम 18 से 20 राफेल की जरूरत पड़ने वाली है। और 18 से 20 कब होंगे? 36 आने हैं, 25 आ गए हैं, यानी 31 आने हैं। वो कब आएंगे? अभी ये रफ एस्टिमेट कहा जा रहा है कि 222 के पहले तो नहीं आ सकते हैं। तो अभी आपके पास राफेल का सिर्फ स्क्वाड्रन भी नहीं है, सिर्फ 5 विमान है। उसमें भी आपको पायलट्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसकी मैन्युवरेबिलिटी भी देखी जाएगी, उसकी जो वेपन की जो ऑपरेशनल क्षमता है वो देखी जाएगी, उनको इंटीग्रेट किया जाएगा, और तब हम उस बारे में बात। इसमें वक्त लगेगा, ये कोई 1 महीने का 2 महीने का काम नहीं, इसमें ठीक ठाक वक्त लगेगा जब हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अब आइए हम तुलना करते हैं भारत और चीन की जो सैनिक क्षमता है, क्योंकि जब युद्ध होगा तो सिर्फ हिमालय के क्षेत्र में नहीं होगा। जो इस मुकालते में है कि लद्दाख में युद्ध होकर खत्म हो जाएगा, वो होने वाली नहीं। तो दोनों की सैनिक क्षमता क्या है, पहले इसका हम एक आकलन कर लेते हैं। चूंकि हमने एयर पावर की बात की है, इसलिए सबसे पहले हम एयर पावर के बारे में बात कर लेते हैं। जो भारत के पास जो एयर फ्लीट है वो 2123 एयर फ्लीट है, 538 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और 700 हेलीकॉप्टर है। चीन के पास कितना है? 3210, जिसमें से 1200 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। भारत के पास सिर्फ 538 है, 1200 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और 900 उनके पास हेलीकॉप्टर्स है। यानी यहां अगर टोटल स्ट्रेंथ की बात करेंगे, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स की बात करेंगे, तो चीन भारत से बेहतर है। अब आइए जमीन पर क्या हालत है, कितनी मजबूती है। तो भारत के पास कुल 8686 आर्मर्ड व्हीकल है। चीन के पास कितने हैं? 33,000 आर्मर्ड व्हीकल चीन के पास है। भारत के पास टैंक कितने हैं? 4292। चीन के पास कितने? कम है हमसे, 3500। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी कितनी है भारत के पास? 235। चीन के पास कितनी है? 3800। यानी यहां भी अगर आप तुलना करें तो चीन आपके ऊपर भारी है। नेवल एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, जो नौसेना है उसकी क्या स्थिति है। जो हमारी टोटल फ्लीट है वो है 285, जिसमें सिर्फ 16 सबमरीन यानी पनडुब्बी है। चीन के पास कितनी है? 777, 74 यानी 74 सबमरीन है। अब आप एयर पावर, लैंड पावर, नेवल पावर, इन तीनों की तुलना मैंने आपके सामने बता दी, रियल नंबर्स में कर दी। इसमें चीन आपसे बहुत आगे है। जो मैन पावर की बात है, अगर हम एक आकलन कर लें तीनों सेनाओं को मिला के, तो चीन के पास जो मैन पावर है वो 21,83,000 है। हमारे पास कितनी है? 14,44,000। यानी यहां भी हम उनसे कम है। तो न्यूक्लियर वॉरफेयर के बारे में बात की जाती है कि चीन और भारत दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं। चाइना के पास कितना न्यूक्लियर पावर है? 320। हमारे पास कितना है? 150। ये एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया। अब असली सवाल आता है कि ये तो वो डेटा है जो पब्लिकली अवेलेबल है। चीन एक ऐसा मुल्क है जहां पे उसके पास कितना असलहा है, कितना उसके पास सैनिक साजो सामान है, ये आप कभी नहीं बता सकते। वो एक साम्यवादी कंट्री है जहां
छुपाया ज्यादा जाता है, बताया कम जाता है। भारत में सब कुछ पब्लिक होता है, आप उसे छुपा नहीं सकते। तो जो डेटा आपको अभी दिखाया गया, ये डेटा बहुत ज्यादा भी हो सकता है और भारत उसकी तुलना में कम है। अब दो आंकड़े हम आपको बता देते हैं भविष्य के बारे में और भारत की वास्तविक वस्तु स्थिति क्या है इसके बारे में। आपको मालूम है कि भारत की जो मौजूदा सैन्य क्षमता है, उसमें जिस राफेल को लेकर हम बहुत ज्यादा जोश में हैं, टीवी चैनल्स ने एक ऐसा राष्ट्रवाद पैदा कर दिया, ऐसा लगता है कि अब तो हमने चीन को पटक के मार दिया है। हकीकत यह कि 2 दशक पहले एक रिपोर्ट आई थी एयरफोर्स को लेकर, जिसमें यह कहा गया था कि भारत की जरूरत 42 यानी 42 स्क्वाड्रन की है, 42 स्क्वाड्रन की है। और 2 दशक बाद आज हमारे पास कितने स्क्वाड्रन है? 28। 42 की जरूरत है, हमारे पास सिर्फ 28 है। और 28 में मैं आपको बता देता हूं, जिसमें सुखोई 30 MKI की 12 स्क्वाड्रन है, मिग 29 की 3 स्क्वाड्रन है, जगुआर की 6 स्क्वाड्रन है, तेजस की 1 स्क्वाड्रन है, मिग 21 की 3 स्क्वाड्रन है, मिराज 2000 की 3 स्क्वाड्रन। हमारी जरूरत 42 की है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में 28 स्क्वाड्रन है। और एक स्क्वाड्रन में 16 से 20, 18 से 20 जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, उनकी जरूरत होती है। जो 36 हमारे पास राफेल आने वाले हैं, इससे सिर्फ 2 स्क्वाड्रन आप रेस कर सकते हैं। 18 की 2 अगर बनाएंगे तो 2, बाकी कब आएंगे पता नहीं। तो ये हमारी कमजोरी है जिसको हमें समझना पड़ेगा। दूसरी बात, आप में से जो लोग लगातार खबरों में बने रहे हैं, खबरों में जिनकी दिलचस्पी रही है, उनके सामने 2 उदाहरण मैं देता हूं। एक उदाहरण 2015 में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, इसने एक रिपोर्ट दी थी और इसने यह कहा था कि भारत के पास सिर्फ 10 दिन का असला है। अगर जंग हो जाएगी तो भारत के पास सिर्फ 10 दिन का असला है, सिर्फ 10 दिन का असला, अगर जंग हुई तो। 2018 में लोगों ने सोचा कि मोदी जी के आने के बाद से हमारी जो सैनिक क्षमता है वो बहुत बढ़ गई होगी, उससे बहुत इंप्रूवमेंट हुआ होगा, क्योंकि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। 2018 में बीसी खंडूरी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस एंड पार्लियामेंट के चेयरमैन थे। उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत के पास सिर्फ 68% जो असलहा है, जो आर्मी वेपन्स हैं, वो आउटडेटेड हो चुके हैं। दोबारा बता देता हूं, बीसी खंडूरी के नेतृत्व में पार्लियामेंट की जो कमेटी थी ऑन डिफेंस, उसने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि भारत के पास जो इक्विपमेंट्स हैं, आर्मी के इक्विपमेंट्स, 68% इक्विपमेंट्स जो हैं ये आउटडेटेड हैं, जिनमें से सिर्फ 8 मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, 24 कंटेम्पररी है। अब आप सोचिए 68%। उसके बाद बीसी खंडूरी को पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन पद से हटा दिया गया और उनका राजनीतिक करियर लगभग खत्म हो गया। ये रिपोर्ट है 2020-21 की बात मैं आपको बता रहा हूं। 2020-21 में जो पार्लियामेंट की कमेटी है, उसने अपनी रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि आज की तारीख में जो बजट हमको दिया जा रहा है, जो आर्मी की का जो प्रोजेक्शन है, जो आर्मी की तरफ से जो प्रोजेक्शन आता है, आर्मी की तरफ से जो टारगेट सेट होता है बजट का कि हमें इतने पैसों की जरूरत है, उसमें से 35% कम बजट का एलोकेशन 2020-21 में किया गया है। 2020-21 में 35% बजट का एलोकेशन किया गया है। भारत जो आर्मी की तरफ से आया था, मॉडर्नाइजेशन को लेकर, सेना को लेकर, पेंशन की बात छोड़ दीजिए, वो प्रोजेक्शन था 1,74,000 करोड़ का। और जब निर्मला सीतारमण जी ने 2020-21 का बजट पेश किया, उसने डिफेंस का जो एलोकेशन था वो किया 1,13,734 लाख करोड़ का। अब आप सोच लीजिए, इसकी तुलना में अगर आप चीन से तुलना कर लीजिए, चीन 2019 का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक $261 बिलियन उसकी डिफेंस स्पेंडिंग है। भारत की कितनी है? $71 बिलियन। 7 दूनी 14, 7 तरीके 21 और 7 चौक 28, यानी लगभग 4 गुना चाइना की डिफेंस स्पेंडिंग है।
चाइना की इकोनॉमी कितनी बड़ी? भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 5 गुना है। भारत चीन की जो अर्थव्यवस्था है इस वक्त वो पॉजिटिव में जा रही कोरोना के बावजूद। हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में कहा जा रहा है कि हम -6 में जाने वाले हैं या -5 में जाने वाले हैं। प्रतिदिन हमारे यहां 50,000 से ज्यादा कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं। क्या हम चीन से लड़ सकते हैं? क्या हम चीन को घर में घुस के मार सकते हैं? क्या अगर जंग हुई तो भारत चीन को सस्टेन कर पाएगा जो $261 बिलियन डिफेंस पे स्पेंड कर रहा है? हम सिर्फ $71 बिलियन कर रहे हैं। हम 5 राफेल भारत में आ गया तो हम उसके ऊपर, हमको लगता है कि हम चीन को घर में घुस के बीजिंग और शंघाई को तबाह कर देंगे। किस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं? और क्यों यह झूठा प्रचार किया जा रहा है? राफेल भारत की एयरफोर्स में आया, इस पर हमें गर्व है। भारत ने अच्छा काम किया है, लेकिन जरा देश को सच्चाई बतानी चाहिए। और सच्चाई यह है कि दरअसल हम आज भी चीन की तुलना में सैनिक क्षमता के तौर पर कमजोर है। और यही कारण है कि हमने जब चुनाव के पहले हमने बालाकोट किया था, चीन में को पाकिस्तान को 2 सर्जिकल स्ट्राइक की थी। चीन हमारी जमीन में घुस के आ गया है। हम चीन को घर में घुस के मारने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। हम उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जबकि हमारे 20 सिपाही शहीद हो चुके हैं। तो ये मुगालता हमें नहीं पालना चाहिए किसी भी तरीके से। देश को सच बताना चाहिए, देश का हौसला बुलंद रखना चाहिए, देश में हमेशा जोश भरना चाहिए, लेकिन झूठ बोल के, क्योंकि ऐसा करने से हम देश के साथ जो है वो घात कर रहे होंगे, देश के साथ हम इंसाफ नहीं कर रहे होंगे। देश को सच बताना चाहिए। देश को झूठ बताने से देश का फायदा नहीं होता, देश का नुकसान होता है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।